सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के यूनिट 5th का, जिसका नाम है बायोमास, ओजीईसी, वेव एंड टाइडल एनर्जी। इन्हीं चारों टॉपिक्स के ऊपर ये पूरी की पूरी यूनिट है और इन्हीं टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे लास्ट 4 यूनिट्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारे पास बायोमास। बायोमास क्या होता है? बायोमास रेफर्स टू सॉलिड कार्बोनेशियस मटेरियल डेराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये एक सॉलिड कार्बोनेशियस मटेरियल होता है जो कि प्लांट्स और एनिमल से हम डेराइव करते हैं। इसके अंदर एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के रेसिड्यूज होते हैं, एनिमल वेस्ट से बन सकता है, और ऐसा मटेरियल जो कि फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स ने डिस्कार्ड कर दिया है, उस मटेरियल से भी हम बायोमास बना सकते हैं। बायोमास को हम ये भी बोल सकते हैं कि वो सोलर एनर्जी का डेरिवेटिव है, क्योंकि प्लांट्स जो ग्रो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ग्रो होते हैं, और उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एनवायरनमेंट में है या एयर में है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, जिसके रिएक्शन से क्या बनता है, ग्लूकोज, डेक्सट्रोज वगैरह बनते हैं। और इस जो हमारा पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन क्या react with 6 molecules of water in the presence of sunlight, then photosynthesis happen and glucose with oxygen is formed। ठीक, इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं। तो बायोमास बेसिकली है क्या? बायोमास कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो कि हम प्लांट्स और एनिमल्स के रेसिड्यूज या फिर प्लांट और एनिमल से डराइव कर रहे हैं। ठीक है। इट इज यूज्ड इन ओवर 90% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स। जो बायोमास है वो हमारे 90% रूरल हाउस होल्ड्स में यूज होता है। एंड इट अबाउट 15% अर्बन ड्वेलिंग्स, और 15% अर्बन ड्वेलिंग्स के अंदर भी, अर्बन जगहों पे भी, शहरों में भी इसका 15% यूज हो रहा है। और ये जो बायोमास का यूज है ये क्या हेल्प करता है? ये कार्बन साइकिल को न्यूट्रल कर देता है। बायोमास क्या करता है? कार्बन साइकिल को न्यूट्रल कर देता है ये बायोमास, इतना याद रख लेना। अब हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ बायोमास की। तो बायोमास मिलता कहाँ से, हमारे लिए कैसे अवेलेबल हो गई बायोमास? तो बायोमास को हम प्लांट से ड्राइव कर सकते हैं, फॉरेस्ट रेसिड्यू से डिराइव कर सकते हैं, एनिमल डंग यानी कि गाय के गोबर से, इन जगहों से भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक। फॉर यूज ऑफ बायोमास एज एनर्जी, फास्ट ग्रोइंग ट्रीज, शुगर एटसेट्रा कैन बी कल्टिवेटेड। तो क्या होता है कि बायोमास की अवेलेबिलिटी के लिए फास्ट ग्रोइंग ट्रीज होते हैं, जैसे कि शुगर केन हो गए, इन ऐसे ट्रीज को जो कि बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं और जिनके रेसिड्यूज को हम बायोमास की तरह यूज कर सकते हैं, ऐसे ट्रीज को उगाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो गन्ना मिलों में जाता है, शुगर मिल्स में जो गन्ना जाता है, उसके बाद क्या होता है उस गन्ने का, कि जो उसका बचा हुआ जो हिस्सा होता है, मतलब जूस वगैरह निकालने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा बनता है ना, उसको हम बायोमास की तरह ले लेते हैं कि वो फैक्ट्रीज में काम आता है। ठीक है। तो बायोमास का कैसे मिल सकता है हमको? फास्ट ग्रोइंग ट्रीज जैसे कि शुगर केन वगैरह होगा, इनका अगर हम कल्टीवेशन करते हैं तो यहाँ से बायोमास की अवेलेबिलिटी हो सकती है। एल्गी आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इट कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मीथेन गैस। हालांकि एल्गी जो होती है, समुद्रों के अंदर एल्गी हो जाती है, तो उसको भी हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि उससे हम मीथेन एनर्जी बना सकते हैं या मीथेन गैस बना सकते हैं। वुड एंड स्ट्रो कम इन ड्राई बायोमास। सूखा वुड जो होता है और स्ट्रॉ, वो भी कौन सी कैटेगरी में आता है? ड्राई बायोमास की कैटेगरी में आता है, तो ये भी उसकी अवेलेबिलिटी का एक हिस्सा है। तीसरा, एनर्जी कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग द ऑर्गेनिक वेस्टेज टू इंटरमीडिएट एनर्जी सच एज हीट, बायोगैस, फ्यूल्स एक्सेट्रा। तो एनर्जी जो है हम बायोमास जैसे ऑर्गेनिक वेस्टों से भी ले सकते हैं, क्योंकि उनको हम किस एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बायोगैस की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, फ्यूल्स की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये कन्वर्जन जो है हम एक इस यूनिट में ही धीरे धीरे पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रखिएगा। अब बायोगैस के अंदर क्या होती है? मीथेन होती है, और बायोगैस प्लांट जो होते हैं वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं एनारोबिक डाइजेशन से। ये एनारोबिक डाइजेशन के बारे में भी हम बात करेंगे, तो अभी इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। 7th है कि ह्यूमन वेस्ट जो है उसका भी हम यूज कर सकते हैं बायोगैस के प्रोडक्शन में। तो ये बेसिकली हमारे पास अवेलेबिलिटीज हैं बायोमास की। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइबर्स। एंड ऑल्सो अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, और आई बटन पर भी मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज की।
एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है मीथेन को प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसमें क्या पढ़ेंगे आप कि बायोमास कन्वर्जन क्या होता है। तो बायोमास कन्वर्जन एक ऐसा कन्वर्जन है जिससे हम बायोमास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और या तो फिर बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो फॉलोइंग प्रोसेस आर यूज्ड फॉर द बायोमास कन्वर्जन टू एनर्जी और बायोफ्यूल्स। तो ये जो 3 प्रोसेस हैं हम ये यूज करते हैं बायोमास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए या फिर बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए। पहला प्रोसेस है डायरेक्ट कंबशन, दूसरा है थर्मोकेमिकल कन्वर्जन, तीसरा है बायोकेमिकल कन्वर्जन। अब इनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। चलिए बात करते हैं डायरेक्ट कंबशन की। तो डायरेक्ट कंबशन क्या होता है वो देखेंगे हम। तो क्या है ये, इट इज अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड बाय प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा बायोमास होता है वो क्या किया जाता है, उसको बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है और उसके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। कंप्लीट कंबशन टू एशेस इज कॉल्ड इनकार्नेशन। डायरेक्ट कंबशन का ही एक दूसरा क्या होता है पार्ट होता है इनकार्नेशन। इनकार्नेशन में क्या होता है कि जब पूरा का पूरा बायोमास जल जाता है और उसकी राख बचती है यानी कि एशेस बचते हैं तो उसको हम इनकार्नेशन बोलते हैं। वुड, डंग, वेजिटेबल वेस्ट कैन बी ड्राइड एंड बर्न टू प्रोवाइड हीट और कन्वर्टेड इनटू लो कैलोरिफिक वैल्यू गैस बाय पायरोलाइसिस। डायरेक्ट कंबशन में हम जैसे कि वुड हो गया, डंग हो गया, वेजिटेबल के वेस्ट हो गए, इनको भी हम ड्राई करके बर्न कर सकते हैं ताकि क्या हो, हीट प्रोड्यूस हो और एक लो कैलोरिफिक गैस प्रोड्यूस हो सके। किस मेथड से, पायरोलाइसिस के मेथड से। इसको भी हम पढ़ेंगे अभी चल के ये क्या होता है। तो पायरोलाइसिस का प्रोसेस क्या है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको हम गैस में कन्वर्ट करते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि वुड, डंग, वेजिटेबल वेस्ट वगैरह जो होते हैं इनको हम क्या करते हैं गैसेस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, बाय हीटिंग टू 500 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस। अगर हम ऑर्गेनिक मटेरियल को 500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस तक तपाते हैं या गर्म करते हैं या उसको जलाते हैं तो क्या होता है, जो ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये जो पायरोलाइसिस का प्रोसेस है इसमें किसकी प्रेजेंस में नहीं जलाते, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं जलाते हैं, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। इतना याद रखना है कि पायरोलाइसिस प्रोसेस क्या है। पायरोलाइसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स को गैस में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड्स में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, बाय हीटिंग देम इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन up to 50 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब कंबशन ऑफ बायोमास इज मोर डिफिकल्ट देन अदर फ्यूल्स। तो बायोमास का कंबशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बाकी सारे फ्यूल से, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा गाँव में जाते हैं आप लोग, तो जब काऊ डंग को जलाते हैं यानी कि उपले जो होते हैं उनको जब हम जलाते हैं तो बहुत सारा धुआं प्रोड्यूस होता है। वो क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है। इसी वजह से बायोमास को जलाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो बायोमास जो होता है फिर भी क्या है, फ्री होता है टॉक्सिक मेटल से और एश से। ठीक है, टेक्नोलॉजी ऑफ फ्लोराइज्ड बेड कंबशन इज यूज्ड फॉर सफिशिएंट कंबशन ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर वेस्ट। तो डायरेक्ट कंबशन में ही एक फ्लोराइज्ड बेड कंबशन की टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है ताकि हम सफिशिएंट कंबशन कर सकें फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट का। आई होप आप डायरेक्ट कंबशन को समझ गए होंगे। तो डायरेक्ट कंबशन क्या है, एक ऐसा कंबशन है जिसमें कि हम जो बायोमास है उसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्मोकेमिकल कंबशन क्या होता है। तो बायोमास जो है उसको हम डिकम्पोज करते हैं थर्मोकेमिकल प्रोसेस में, जिसकी वजह से क्या होता है, देखो, बायोमास इज डिकम्पोज्ड इन थर्मोकेमिकल प्रोसेसेस हैविंग वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। तो बायोमास जो है उसको हम डिकम्पोज करते हैं थर्मोकेमिकल कंबशन में। कैसे कैसे करते हैं, इसके भी वेरियस फैक्टर्स होते हैं, वेरियस कॉम्बिनेशन होते हैं, मींस अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रेशर को रख के जब चीज़ों को बर्न किया जाता है, बायोमास वाली को चीज़ों को बर्न किया जाता है या डिकम्पोज किया जाता है, सॉरी बर्न नहीं डिकम्पोज किया जाता है, तो उसको हम थर्मोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। तो थर्मोकेमिकल कन्वर्जन जो है वो 2 फॉर्म्स का होता है, एक होता है गैसिफिकेशन, दूसरा है लिक्विफैक्शन। तो गैसिफिकेशन में क्या होता है, गैसिफिकेशन में हम बायोमास को हीट करते हैं और विद लिमिटेड ऑक्सीजन। तो गैसिफिकेशन में क्या कर रहे हैं, हम बायोमास को बर्न तो कर रहे हैं लेकिन लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो डिकम्पोज होगा ताकि हम लो हीटिंग वैल्यू गैस को जनरेट कर सकें। ये गैसिफिकेशन है। लिक्विफैक्शन में क्या करते हैं हम, लिक्विफैक्शन में हम बायोमास को मिथेनॉल में या इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं और अगर ज्यादा हीट कर दे तो वो क्या हो सकता है, एक हाई हीटिंग वैल्यू गैस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है लिक्विफैक्शन के अंदर।
ठीक, इतना आप समझिए। ये गैसिफिकेशन और लिक्विफेक्शन हम पढ़ेंगे, तो अभी ये टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और इसके मैं नोट्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसका लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोकेमिकल कन्वर्जन की। तो बायोकेमिकल कन्वर्जन जो होता है वो भी दो तरीके का होता है, एक एनारोबिक डाइजेशन से किया जा सकता है, एक फर्मेंटेशन से किया जाता है। अब एक एक करके इन दोनों को पढ़ते हैं। एनारोबिक डाइजेशन क्या है? तो ये माइक्रोबियल डाइजेशन होता है बायोमास का। इसके अंदर मतलब माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनका यूज किया जाता है इसके अंदर, एनारोबिक डाइजेशन के अंदर। मीथेन एंड CO2 गैस आर जनरेटेड विद स्मॉल इम्प्योरिटीज सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा। तो जब हम बायोमास का माइक्रोबियल डाइजेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और उसके साथ साथ कुछ अलग दूसरी भी गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गई, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गए, ये सारे भी। तो आउटपुट गैस जो होता है उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय डायरेक्टली बर्निंग। ठीक है, तो आउटपुट गैस जो है उसको हम डायरेक्टली बर्न भी कर सकते हैं, या फिर उसको एक सुपीरियर फ्यूल गैस में अपग्रेड भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर इम्प्योरिटीज। जो मीथेन गैस आई है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आई है, और बाकी हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी इम्प्योरिटीज भी आई हैं। तो क्या होगा, इसको हम डायरेक्टली बर्न भी कर सकते हैं, लेकिन वो उतना अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू नहीं देगा। लेकिन जब हमको अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू लेनी है तो उसको एक सुपीरियर फ्यूल गैस में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे हम? कैसे करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव करके। तो रेसिड्यू जो बचता है इसका, इस एनारोबिक डाइजेशन से जो रेसिड्यू बचता है उसको हम एनुअल फीड फॉर सॉइल की तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं अपनी सॉइल के लिए। ठीक, तो ये बड़ा इसका क्या है, एडवांटेज कह सकते हैं। तो स्टेजेस क्या होती है डाइजेशन सिस्टम में? तो इस स्टेजेस जो होती हैं डाइजेशन सिस्टम की वो तीन होती हैं। पहली स्टेज है हाइड्रोलाइसिस की, दूसरी है एसिडिफिकेशन की, तीसरी है मीथेन फॉर्मेशन की। तो बायोमास आता है, उसका फिर हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है? सॉल्युबल ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं और इसका एसिडिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद एसिटिक और प्रोपेनिक एसिड बनते हैं, और इन एसिटिक और प्रोपेनिक एसिड से हम मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं, और उसके बाद इस बायोगैस को हम ट्रांसफर करते हैं कंज्यूमर्स के पास। तो ये बेसिकली तीन स्टेजेस होती हैं एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस की। ठीक है, एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस की। चलो एक एक करके पढ़ते हैं स्टेजेस को। स्टेज वन है हाइड्रोलाइसिस की। इसमें क्या होता है कि जो कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जैसे कि फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, जो कि हमारे बायोमास के अंदर हैं, उनको ब्रोक किया जाता है स्मॉल कंपाउंड्स में। कैसे? बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर एंजाइम कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। इसमें क्या होता है कि वाटर के रिएक्शन से जो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं बायोमास के अंदर, जैसे कि फैट्स, प्रोटीन हो गए, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉल कंपाउंड्स में। जैसे कि ये सेलुलोज है हमारे पास, यानी कि बायोमास, उसको हम वाटर की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, ये याद रखना आपको कि C6H10O5। ठीक है, ये हमारा सेलुलोज है। इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं कि हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, तो एक सॉल्युबल ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद एसिडिफिकेशन किया जाता है स्टेज 2 में। तो एसिडिफिकेशन क्या होता है कि जो सॉल्युबल ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स बने हैं उनको हम एक सिंपल वोलेटाइल फैटी एसिड यानी कि एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो एसिटिक एसिड है वो उसका बाय प्रोडक्ट होता है, जो कि 70% मीथेन प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या है, soluble glucose and nutrients are converted in simple volatile fatty acids and acetic acid as byproduct that accounts for 70% of methane byproduct with the help of acid forming bacteria। तो एसिडिफिकेशन क्या कहता है, एक एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया छोड़ा जाता है जिसकी मदद से सॉल्युबल ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट जो हैं उनको हम एक सॉल्युबल वोलेटाइल फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि 70% मीथेन गैस इसके अंदर होती है। तो क्या कर रहे हैं हम, जो ये हमारा सॉल्युबल क्या है ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स है, इनका हम एसिडिफिकेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एसिड प्रोडक्शन बैक्टीरिया। तो क्या बनेगा हमारे पास, इथाइल अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फैटी एसिड बनेंगे, हाइड्रोजन बनेगा, और बाकी के बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे इस स्टेज के अंदर। उसके बाद आती है मिथेन फॉर्मेशन, यानी कि लास्ट स्टेज, स्टेज 3। मिथेन फॉर्मेशन में क्या होता है कि मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो होता है वो इस ऑर्गेनिक एसिड को क्या करता है, बायोगैस में कन्वर्ट कर देता है, जिसके अंदर जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो मीथेन का होता है, यानी कि CH4 मीथेन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। जो हमारा सेलुलोज है उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, सॉल्युबल सेलुलोज में। उसके बाद क्या होगा, सॉल्युबल सेलुलोज को हम एसिडिफिकेशन करेंगे। एसिडिफिकेशन के बाद क्या बनेगा हमारे पास बनेगा इथाइल अल्कोहल। उस इथाइल अल्कोहल को क्या करेंगे हम, एक मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के साथ क्या करवाएंगे, उसका रिएक्शन करवाएंगे, जिसकी वजह से क्या बनेगा, एक बायोगैस बनेगी जिसके अंदर CH4 यानी कि मीथेन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा।
तो क्या कर रहे हैं हम, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है और कार्बन डाइऑक्साइड है। जब हम इसको मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की हेल्प से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, CH4 और 2CH3 COOH बनेगा, ठीक है। और जब हम इस 2CH3 OOH को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो CH4 इसमें प्रोड्यूस होगा जिसको कि मीथेन है, ठीक है। और ऐसे ही हमारा एनारोबिक डाइजेशन पूरा होता है। दूसरा प्रोसेस था फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन में हम क्या करते हैं, जो एनर्जी फॉर्मेशन होती है इसके अंदर वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, लेकिन उसमें क्या होता है एनारोबिक डाइजेशन में, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस थी लेकिन लिमिटेड थी। तो हम बात करेंगे दीनबंधु बायोगैस प्लांट क्या है। दीनबंधु बायोगैस प्लांट जो था वो डेवलप किया गया था बाय द एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन न्यू दिल्ली। तो इट वाज डेवलप्ड बाय द एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन, एक संस्था है या मतलब एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है नई दिल्ली की, उसने ये डेवलप किया था। तो दे आर मेड एंटायरली ऑफ ब्रिक मैसनरीज वर्क। तो इसके अंदर ब्रिक मैसनरी वर्क का यूज किया गया है विद ए स्फेरिकल शेप्ड गैस होल्डर एट द टॉप एंड कॉनकेव बॉटम। इसके अंदर क्या होता है कि एक स्फेरिकल शेप्ड गैस होल्डर होता है टॉप पे और कॉनकेव बॉटम होता है नीचे, ठीक है। तो ये है यहाँ पे मिक्सिंग टैंक जहाँ पे बायोगैस को मिक्स किया जाता है मिक्सिंग टैंक के अंदर। उसके बाद ये मिक्सिंग टैंक के बाद इसमें जाता है ये सारा कुछ, यहाँ पे आया, यहाँ से गैस का आउटलेट होता है, ये वॉल्व है और ये आउटलेट टैंक है, डिस्प्लेसमेंट चैम्बर और ये कवर है। अब एक एक करके पढ़ते हैं हम। तो इनलेट पाइप में क्या होता है, इनलेट पाइप कनेक्ट्स मिक्सिंग टैंक विद डाइजेस्टर वेयर as displayed slurry after digestion moves to outside as there is no displacement space on the inlet side। तो यहाँ पे मिक्सिंग टैंक होता है, मिक्सिंग टैंक से क्या हुआ, मिक्सिंग टैंक है, मिक्सिंग टैंक से यहाँ से एक पाइप कनेक्ट हो रहा है डाइजेस्टर में, यहाँ पे ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है फर्मेंटेशन का या एनारोबिक डाइजेशन का, इसमें सारा प्रोसेस हो रहा होगा जहाँ पे कि हम बायोगैस का कन्वर्जन करेंगे, यहाँ पे करेंगे कन्वर्जन, ये जो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, डाइजेशन जब इसका हो जाता है तो उसके बाद जो स्लरी होती है यानी कि जो बचा हुआ चीज़ है वो आउटलेट टैंक से बाहर आ जाती है, ये इसका प्रोसेस है। और जो गैस बनती है वो क्या होता है, गैस यहाँ से निकल जाती है, गैस आउटलेट ये ना, तो गैस आउटलेट से जो गैस निकल जाती है, तो ये है इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें। तो गैस जो है वो क्या करती है, वो स्लरी को डाउनवर्ड पुश करेगी टिल द लेवल इन द डाइजेस्टर रीचेस द अपर एंड ऑफ आउटलेट ओपनिंग। गैस तब तक इस स्लरी को, जो कि यहाँ से मिक्सिंग के बाद जो यहाँ पे स्लरी आई है, जिसका बचा हुआ रेसिड्यू आया है, उसको तब तक प्रेस करेगी जब तक उसका लेवल कहाँ तक, यहाँ तक ना पहुँच जाए और वो डिस्प्लेसमेंट चैम्बर में ना आ जाए, जिसकी वजह से उसको डिस्प्लेस किया जा सकता है इस डाइजेस्टर से। तो प्रोसेस क्या होता है गैसिफिकेशन का, सॉलिड बायोमास का, और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा कि दीनबंधु जो हमारे पास बायोगैस प्लांट है उसकी वो कैसी वर्किंग है उसकी। सबसे पहले क्या होता है, जो बायोगैस बायोमास है उसको हम क्या करते हैं, मिक्सिंग टैंक में डालते हैं, यहाँ पे पूरा रिएक्शन होता है, ठीक है। मिक्सिंग टैंक में उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके उसके बाद इनलेट पाइप से उसको एम्प्टी कर देते हैं हम, कहाँ पर, इस कंटेनर में, जिसको हम बोला जाता है डाइजेस्टर। डाइजेस्टर में क्या होता है कि एम्प्टी स्पेस होता है, एक गैस स्टोरेज होता है और एक आउटलेट ओपनिंग होती है। तो यहाँ से क्या हो रहा होता है, यहाँ पे स्लरी सारी सारी आ जाती है, डिपोजिट हो जाती है, उसके बाद गैस बनती है। जो गैस हमारे पास यानी कि बायोगैस जो बनेगी उसको हम गैस आउटलेट से बाहर निकाल लेते हैं, और बाकी का जो इसमें स्लरी बचा हुआ है यानी कि जो रेसिड्यू बचा हुआ है उसको हम आउटलेट टैंक के थ्रू डिस्प्लेसमेंट चैम्बर में डाल देते हैं। डिस्प्लेसमेंट चैम्बर में क्या हो रहा होता है कि जो भी रेसिड्यू है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइजर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इतना ही इसकी वर्किंग है। तो अगला टॉपिक है हमारे पास कि प्रोसेस ऑफ गैसिफिकेशन ऑफ सॉलिड बायोमास और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो गैसिफिकेशन क्या होता है, गैसिफिकेशन के बेसिकली 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उनको एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रोसेस है ड्राइंग। तो बायोमास जो फ्यूल है उनके अंदर 10 से 35% मॉइस्चर होता है, और जब हम बायोमास को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक तो उसका जो मॉइस्चर है उसको हम स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जा रहा है गैसिफिकेशन में, सबसे पहले जो हमारा बायोमास है उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, ताकि जो उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो मॉइस्चर कंटेंट है उसका क्या हो, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए और हमारे पास जो बायोमास है वो ड्राई हो जाए। तो ये ड्राइंग के प्रोसेस में होता है। उसके बाद पायरोलाइसिस किया जाता है। तो आफ्टर ड्राइंग पायरोलाइसिस इज डन व्हेन बायोमास इज कंप्लीटली बर्न्ड विदाउट सप्लाइंग ऑक्सीजन। तो पायरोलाइसिस पहले ही पढ़ाया था इससे पहले थोड़ा सा। तो पायरोलाइसिस में क्या हो रहा है कि जब ये हमारा का पूरा बायोमास ड्राई हो जाता है तो
तो उसके बाद बायोमास को हम बर्न करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बनता है, बायोमास को हम डिकम्पोज कर देते हैं सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में। चारकोल जो होता है वो सॉलिड पार्ट बनता है इसमें से, मतलब क्या क्या होता है, जब हम पायरोलाइसिस करते हैं तो पायरोलाइसिस में क्या कर रहे हैं हम, जो हमारा बायोमास है उसको कंप्लीटली बर्न कर रहे हैं विदाउट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से बायोमास को डिकम्पोज कर देते हैं हम सॉलिड में यानी कि चारकोल में, लिक्विड में यानी कि टार लिक्विड होता है एक, और गैसेस में यानी कि फ्लू गैसेस जो होती हैं, ठीक है, जो कि गैसेस पार्ट बनाती हैं। ये पायरोलाइसिस हो गया, ड्राइंग हो गया, पायरोलाइसिस हो गया। उसके बाद ऑक्सीडेशन फेज आता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो एयर जो होती है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है गैसीफायर से 1700 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, जहाँ पे हमारा चारकोल जो होता है, जो कि हमारा पायरोलाइसिस से चारकोल बना है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस कर सके। ये इसका रिएक्शन है कि C+O2 मीन्स कार्बन जो है हमारे पास वो रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से CO2 बनेगी और हीट बनेगी। ये ऑक्सीडेशन में होता है, जिसमें कि एयर का यूज किया जाता है 700 से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच में। उसके बाद रिडक्शन किया जाता है। रिडक्शन में क्या होता है कि एट हायर टेम्परेचर एंड अंडर reducing conditions when oxygen is not available in enough quantity, जब हायर टेम्परेचर पे ऑक्सीजन नहीं रहती है इनफ क्वांटिटी में, तो ये रिएक्शंस होते हैं जिसमें कार्बन को हम कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर कार्बन को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। वैसे ही हम कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हाइड्रोजन की मतलब वाटर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं यानी कि रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। और ये जो कार्बन का जो मॉलिक्यूल है उसको जब हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होता है, CH4 यानी कि मीथेन बनता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, सबसे पहले था हमारे पास कार्बन, और उसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से रिएक्ट करवाया, तो इससे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। जब हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया तो कार्बन को फिर से हमने रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बना और हाइड्रोजन बना, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेंगे तो CH4 बन जाता है, ठीक है। ये बेसिकली इसका पूरा का पूरा फेज होता है गैसिफिकेशन का, जिसमें सबसे पहले होता है ड्राइंग, दूसरा फिर पायरोलाइसिस, तीसरा ऑक्सीडेशन, चौथा हमारे पास रिडक्शन, जिसको आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास एयर जाती है, ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग जोन होता है, बायोमास हमने यहाँ से डाल दिया, ये हमारा बायोमास फिलिंग स्टेट है, तो यहाँ से हमने बायोमास डाला, यहाँ पे बायोमास का तो सबसे पहले उसका ड्राई किया गया 100 डिग्री सेल्सियस तक, इसमें कि मॉइस्चर हमने निकाल दिया। उसके बाद पायरोलाइसिस जोन होती है जो कि 400 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा बायोमास है उसको सॉलिड, लिक्विड या गैसियस पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, रिडक्शन जोन होता है, मीन्स पायरोलाइसिस के बाद ऑक्सीडेशन होती है, उसके बाद रिडक्शन जोन होता है। रिडक्शन जोन में क्या करते हैं हम, जो हमारा पूरा का पूरा कंटेंट निकल के आया है ऑक्सीडेशन के बाद, उसको हम करते हैं रिएक्ट हाइड्रोजन से, जिससे हमको CH4 बनता है यानी कि मीथेन बनता है। और फिर होता है कंबशन जोन, जो कि 950 डिग्री सेल्सियस 1300 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है, जिसमें कि पूरा का पूरा बर्न हो जाता है और एश कंटेंट लेफ्ट हो जाता है यानी कि राख बन जाती है सारे बायोमास की, जिसको हम बाद में निकाल देते हैं। तो कंपोजिशन क्या होती हैं, जो कि गैस फॉर्म होती हैं इस प्रोसेस से, गैसिफिकेशन के प्रोसेस से जो भी गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं उनका कंटेंट क्या होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है 18 से 22%, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है 13 से 19%, 13 to 19%, मीथेन 1 से लेके 5% तक, हैवियर हाइड्रोजन कार्बन जो होते हैं वो कि 0.2 से 0.4% तक, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से लेकर 12% तक फॉर्म होती है, नाइट्रोजन 45 से 55% यूज होती है, मतलब प्रोड्यूस हो जाती है इस रिएक्शन से, और वाटर वेपर 4% प्रोड्यूस होता है। तो ये कंपोजिशन है गैसेस का जो भी इस गैसिफिकेशन के प्रोसेस से प्रोड्यूस हो रही है। हीटिंग वैल्यू क्या होती है, इस पूरे की पूरी जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसकी हीटिंग वैल्यू क्या रहेगी। तो गैस प्रोड्यूस जो होती है गैसीफायर के अंदर वो क्लीन होती है, ठीक है। तो बर्निंग फ्यूल जो होता है उसकी हीटिंग वैल्यू वो 950 से 1200 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर की होती है। ये इसकी हीटिंग वैल्यू होती है 950 टू 1200 किलो कैलोरी पर एम क्यूब। ओके, तो एप्लीकेशंस क्या है इस गैसीफायर के या गैस के, जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो गैस टर्बाइंस के अंदर यूज कर सकते हैं हम। दूसरा SI और CI इंजन में इसका यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल ऑयल फायर्ड बॉयलर्स के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशंस हैं। और भी बाकी सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं जिनको आप क्वांटम से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा गैसिफिकेशन का प्रोसेस। तो ऐसे हम कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं बायोगैस जनरेशन के लिए, उनके बारे में हम बात करेंगे।
तो ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल मीन्स एनी ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ एनिमल और प्लांट विच इज इजिली बायोडिग्रेडेबल कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि एनिमल्स के रेसिड्यू से बनना है, एनिमल से बना है या फिर प्लांट से बनना है, जो कि इजीली बायोडिग्रेडेबल हो जाए, जिसको हम इजीली डिकम्पोज कर दें, उसको हम अच्छा सोर्स ले सकते हैं बायोगैस प्रोडक्शन का। जैसे कि क्रॉप का रेसिड्यू होता है, ठीक है, जैसे कि पराली होती है, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। वेट काउ डंग, गाय का गोबर हो गया, वेजिटेबल वेस्ट, सब्जियों का जो वेस्ट होता है वो भी, एल्गे यानी कि जो नदियों में लग जाती है, ठीक है, और ह्यूमन वेस्ट, उसका भी यूज करके हम बायोगैस का जनरेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बायोगैस प्लांट के साइज को। फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज ऑफ ए बायोगैस प्लांट, वो कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि अमाउंट एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट टू बी डिस्पोज्ड इन डाइजेस्टर, कि हम कितने अमाउंट का या कौन से टाइप का ऑर्गेनिक वेस्ट डिस्पोज करने वाले हैं डाइजेस्टर के अंदर, ठीक है, और कितना हमारे कंज्यूमर्स को जो कि उस एरिया में है, कितना गैस चाहिए कंज्यूमर्स को, उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है। अफेक्ट जो कि फैक्टर होता है, ये किस चीज को अफेक्ट करता है, साइज ऑफ बायोगैस प्लांट को। तो पहला क्या है कि अमाउंट एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट टू बी डिस्पोज्ड इन डाइजेस्टर। दूसरा, डिमांड कितनी है नेचुरल गैस की और कंजम्पशन पैटर्न कितना है उस पार्टिकुलर एरिया में जहां पे हम ये बायोगैस प्लांट लगाने वाले हैं। तीसरा, कि जहां पे हम ये बायोगैस प्लांट लगा रहे हैं उस ऑन साइट की सॉइल का नेचर क्या है और ग्राउंड वाटर का नेचर लेवल क्या है। क्योंकि अगर हम मान के चलिए 10 फीट पे वहां पे ग्राउंड वाटर है और हम 10 फीट का ही वो खोल रहे हैं, बायोमास डाइजेस्टर बना रहे हैं 10 फीट गहराई, तो ये जो बायोमास के अंदर जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं वो ग्राउंड वाटर में चले जाएंगे ना। तो इसलिए क्या होता है कि ऑन साइट नेचर देखी जाती है सॉइल की और ग्राउंड वाटर का लेवल देखा जाता है। चौथी चीज कि एयर टेम्परेचर और विंड डायरेक्शन क्या है उस पर्टिकुलर एरिया में थ्रू आउट द ईयर, ये चीज देखी जाती है ताकि कुछ भी कोई भी दिक्कत ना आ पाए बायोगैस प्लांट में, ठीक है। आई होप गाइज अगर अभी तक आपको समझ में आ रहा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई सब्सक्राइबर्स रियली बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के। तो प्रिंसिपल ऑफ ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वाटर एट बॉटम ऑफ द सी एंड वाटर एट द टॉप विच कैन बी यूज टू ऑपरेट ए हीट इंजन। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल होता है टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है, ये सी लेवल है, ठीक है, सी लेवल पे एक वाटर इसके टॉप पे बह रहा है, एक वाटर इसके नीचे बह रहा है, तो नीचे वाला वाटर क्या होगा, थोड़ा सा कोल्ड होगा, ऊपर वाला हीट होगा। तो इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जब इसका यूज करके हम एक हीट इंजन को ऑपरेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के प्रिंसिपल इसी को बोला जाता है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है वाटर एट द बॉटम ऑफ द सी एंड वाटर एट द टॉप। तो हमारे पास दो टाइप के ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम होते हैं, एक होता है क्लोज्ड साइकिल सिस्टम, एक होता है ओपन साइकिल सिस्टम। क्लोज्ड साइकिल सिस्टम को हम एंडरसन साइकिल सिस्टम भी बोलते हैं और ओपन साइकिल सिस्टम को हम क्लॉड साइकिल सिस्टम भी बोलते हैं। तो हम इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम क्लोज्ड की, जिसको हम एंडरसन साइकिल बोलते हैं। तो इसमें सिस्टम में क्या होता है, तो इस सिस्टम के अंदर जो वर्किंग फ्लूइड्स होती हैं हीट इंजन की, वो अमोनिया और फ्रियोन जैसे फ्लूइड्स का यूज करती हैं और ब्यूटेन गैस का यूज किया जाता है इसके अंदर, क्योंकि इसका स्मॉल यानी कि लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि जो वर्किंग टेम्परेचर होता है सी वाटर का वो काफी छोटा है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम में क्या होता है कि हीट इंजन के लिए वर्किंग के लिए जो फ्लूइड्स इस्तेमाल की जाती हैं वो ऐसी फ्लूइड्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो हो। In this system, the working fluids for heat engine use the fluids like ammonia, freon, 12, butane gas having low boiling point because the working temperature of sea water is small. दूसरा, वार्म वाटर जो होता है ओशन सरफेस का उसको सर्कुलेट करते हैं हम पंप के थ्रू टू ए हीट एक्सचेंजर विच एक्ट एज अ बॉयलर टू जनरेट फ्रीओन वेपर एट हाई प्रेशर। तो ये अब डायग्राम को समझेंगे, अभी फिलहाल इसकी थ्योरी पढ़िए कि जो वार्म वाटर होता है ओशन सरफेस से उसको हम सर्कुलेट करते हैं पंप के थ्रू एक हीट एक्सचेंजर में, ठीक है, जहां पे बॉयलर जो होता है वो फ्रीऑन वेपर्स को जनरेट करता है हाई प्रेशर पे। वो वेपर कहाँ जाता है, वो वेपर टरबाइन के पास जाता है जहां पे टरबाइन के लिए वो मैकेनिकल पावर देता है जिसकी वजह से टरबाइन घूम जाता है और वो टरबाइन कनेक्टेड होता है एक इलेक्ट्रिक जनरेटर से। तो जब वो टरबाइन घूमता है तो इलेक्ट्रिक जनरेटर भी घूम जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है और जो फ्री वेपर्स होते हैं टरबाइन के
उनको लो प्रेशर पे हम कंडेंस करते हैं कंडेंसर के अंदर, और कोल्ड वाटर की हेल्प से उनको हम ओशियन में ही क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो एफिशिएंसी जो होती है वो 2 से 3% ही होती है इस तरीके के ओपन साइकिल यानी कि क्लोज साइकिल ओटी सिस्टम्स की। समझिए, तो आप ये डायग्राम को ऐसे समझ में आएगा आपको बढ़िया तरीके से कि सबसे पहले हमने वाटर जो है सी सरफेस से उसको हमने पंप के थ्रू अंदर लिया, ठीक जी। अब हमने हीट एक्सचेंजर में डाला ये पानी, पानी इसमें गर्म हुआ, ठीक, और यहाँ से फ्रीऑन वेपर्स बन गए, मीन्स फ्रीऑन वेपर बन गए, वेपर फ्रीऑन, जो कि लो प्रेशर पे बने यानी कि हाई प्रेशर पे बने, सॉरी, वो टरबाइन के अंदर जाएंगे। तो टरबाइन के अंदर क्या होगा, ये जो वेपर्स हैं ये मैकेनिकल पावर देंगे टरबाइन को, जिसकी वजह से टरबाइन घूम जाएगा, और जनरेटर से कनेक्टेड है ही टरबाइन। तो जब जनरेटर से टरबाइन कनेक्टेड है तो टरबाइन जब घूमता है तो उसके बाद जनरेटर भी घूमता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। अब यहाँ से जो फ्री वेपर बचा, इसके बाद वेपर तो बचेगा यहाँ से, वो वेपर कहाँ जाएगा, वो वेपर जाएगा कंडेंसर में, जहाँ पे हम कंडेंस्ड वाटर का यूज कर रहे होते हैं इस वेपर को कूल करने के लिए। और इस वेपर को जब हम कूल कर देते हैं तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहीं से लिक्विड फ्रीऑन बन जाएगी। लिक्विड फ्रीऑन को हम क्या करेंगे, दोबारा से हीट एक्सचेंजर में डाल देंगे, जो लिक्विड फ्रीऑन बनी उसको हमने हीट एक्सचेंजर में डाल दिया, और बाकी का जो पानी था उसको हमने कोल्ड वाटर पंप के थ्रू कहाँ डाल दिया, सी के अंदर चला गया वो वापस, ओशियन के अंदर, सॉरी। तो ये इसका पूरा साइकिल होती है। तो ये क्लोज्ड साइकिल है कि इसमें कुछ भी चीज ओपन नहीं है, पूरा का पूरा क्लोज में चल रहा है कि भाई सबसे पहले पंप के थ्रू पानी हीट एक्सचेंजर में आया, वहां पे फ्रीऑन वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, फ्रीऑन वेपर से टरबाइन में गया, टरबाइन से जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, और जो टरबाइन में वेपर बचा था उसको हमने कंडेंसर में डाला, कंडेंसर से जो हमारा वेपर था वो फ्रीऑन लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और वाटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से इन दोनों को अलग किया, वाटर सी में चला गया, और फ्रीऑन जो था वो दोबारा से हीट एक्सचेंजर में चला गया, जहाँ पे वो फर्दर वो चीज साइकिल रिपीट होती रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओपन साइकिल या फिर क्लोज्ड साइकिल ओटीसी सिस्टम्स की। तो इनमें क्या होता है इनको देखेंगे। तो वार्म वाटर जो होता है ओशन सरफेस से, उसको हम एरेटर के थ्रू कहाँ पास करते हैं, फ्लैश इवापोरेटर में। वार्म वाटर फ्रॉम ओशन सरफेस पास थ्रू एरेटर टू फ्लैश इवापोरेटर विच इज मेंटेन्ड अंडर हाई वैक्यूम। तो हमारा जो वार्म वाटर होता है ओशन सरफेस से, ये हमारा वार्म वाटर ओशन सरफेस से, इसको हमने क्या किया, इसको हमने एरेटर के थ्रू डाल दिया। एरेटर के थ्रू हमने कहाँ डाला, फ्लैश इवापोरेटर में। फ्लैश इवापोरेटर में क्या हो रहा है कि जो हमारा वाटर आया है उसको हमने हाई वैक्यूम पे यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, लो प्रेशर स्टीम जो होती है वो डेवलप हो जाती है, लो प्रेशर स्टीम डेवलप होती है, जिसकी मदद से टरबाइन की मदद से हम हीट जनरेटर कर देते हैं। उसके बाद जो यहाँ से एग्जॉस्ट स्टीम बचती है उसको हम क्या करते हैं, तो वो कहाँ जाती है, वो वापस चली जाती है सी में। ये इसका पूरा प्रोसेस है। तो डीएरेटर क्या करता है इसके अंदर, वो रिमूव करता है डिजॉल्व और नॉन कंडेंसेबल गैसेस का वाटर से। स्टीम जो होती है टरबाइन से वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तीसरा, एग्जॉस्ट स्टीम जो होती है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंडेंसर में जाती है, और कंडेंस होने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाती है बैक ओशियन में। तो ये हमारे पास ओशियंस ओपन साइकिल। इसको आप डायग्राम में समझिएगा बड़े तरीके से, ठीक है, बहुत ईजी है ये, बस डायग्राम बना के आना, उनकी वर्किंग समझा के आना नहीं है, अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वार्म वाटर को उठाया सी सरफेस से, वो गया कहाँ पे, एरेटर में। यहाँ पे एक एरेटर लगा हुआ है और यहीं पे एक डीएरेटर लगा हुआ है, ठीक। जब वो एरेटर में गया, एरेटर के थ्रू कहाँ पहुंचा, वो पहुंचा एक फ्लैश इवापोरेटर में, फ्लैश इवापोरेटर पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर स्टीम बन गई वाटर की, वो पहुंची टरबाइन के पास। भाई टरबाइन बैठा था कि हाँ चल आजा मेरे पास, उसके बाद टरबाइन घूम गया इस गैस को देख के, टरबाइन घूमा, जनरेटर भी घूम गया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, हमारा काम हो गया। अब क्या हुआ, जो यहाँ से लो प्रेशर स्टीम बची थी वो एग्जॉस्ट स्टीम गई एक डायरेक्ट कंडेंसर में, जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है पानी के, जहाँ पे ये जो चीजें हैं जो हमारे पास एग्जॉस्ट स्टीम है वो कंडेंस हो गई, और जो इसका कंडेंसेट है वो हमने कहाँ डाल दिया, ओशन के अंदर डाल दिया, ठीक है। और जो डीएरेटर है वो क्या करता है, वो डीएरेटर काम क्या होता है, यहाँ पे जो ये एरेटर बता रखा था मैंने, वार्म वाटर के बाद जो एरेटर आया यहाँ पे, वो नॉन कंडेंसेबल गैसेस जो होती हैं वो वैक्यूम पंप की मदद से बाहर निकाल देता है, ठीक है, जिसकी वजह से स्टीम में
की जनरेशन में कोई दिक्कत ना आए। तो ये डीएरेटर का काम होता है। इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जब रेफर करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या हैं ओटीईसीज के। भाई हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अब इनका कुछ फ़ायदा तो कर रहे हैं हमारे लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन इसके कुछ एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी तो हैं। पहला है कि मैरीन एनवायरनमेंट जो होता है वो इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि बार बार पानी का वो साइकिल में चल रहा है कि हम गर्म पानी ले रहे हैं ऊपर से, उसमें कोल्ड डाल रहे हैं, गर्म पानी ले रहे हैं कोल्ड डाल रहे हैं, गर्म ले रहे हैं कोल्ड डाल रहे हैं, जिससे मैरीन लाइफ जो है, मैरीन एनवायरनमेंट जो है वो इफेक्ट हो रहा है। तो ये इसका एनवायरमेंटल इफेक्ट है। दूसरा, जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं पानी के साथ जो चले जाते हैं नीचे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल कर सकते हैं। तीसरा, पीएच वैल्यू और डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो कंटेंट है ओशियन वाटर के अंदर वो इफेक्ट हो जाता है। तो ये एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं ओटीईसी के। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या हैं ओटीसी के। पहला तो ये इको फ्रेंडली होता है। दूसरा क्या होता है, ये प्योर सोर्स होता है। ठीक है, जो इसका पावर सोर्स है वो अवेलेबल होता है डे और नाइट में, कभी भी इसका यूज कर सकते हैं हम। तीसरा है कि इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ सरफेस हीट एक्सचेंजर। इसके अंदर जो सरफेस हीट एक्सचेंजर की जो नीड है वो हम एलिमिनेट कर देते हैं। हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो इसके अंदर बड़े साइज का स्टीम टरबाइन यूज होता है। कॉस्ट जो होती है प्लांट लगाने की वो बहुत हाई होती है। क्लोज साइकिल में क्या होता है कि वर्किंग फ्लूइड जो होता है, जो हम फ्री ऑन वगैरह के जो वर्किंग फ्लूइड ले रहे थे वो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। चौथा, मेटल पार्ट जो होते हैं इसके अंदर यूज होते हैं वो बार बार कोरोजन यानी कि उनके अंदर रस्ट लग जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि सैलाइन वाटर की मदद से क्या होता है इनके अंदर कोरोजन लग जाता है, जिसकी वजह से उनको बार बार बदलना पड़ता है। तो ये कॉस्टली हो जाता है ज़्यादा। क्या डिसएडवांटेज है, पहला तो स्टीम टरबाइन का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इसको प्लांट को लगाने की जो कॉस्ट है वो भी बहुत हाई है। तीसरा, जो वर्किंग फ्लूइड यूज होता है क्लोज साइकिल सिस्टम्स के अंदर वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। और चौथा, जो मेटल पार्ट्स इसके अंदर यूज होते हैं वो कोरोजन से सफर करते हैं, क्योंकि जो सी वाटर होता है उसके अंदर नमक होता है, और जब नमक के साथ मेटल्स रिएक्ट कर रहे होते हैं तो उनके अंदर कोरोजन लग जाती है। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन क्या है, तो क्लोज साइकिल ओटीसी जो है उसको हम केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट में भी यूज कर सकते हैं। और डीप सी कोल्ड वाटर जो है वो रिच होता है न्यूट्रिएंट में, और उसको हम वेरियस पर्पसेस के लिए यूज भी कर सकते हैं। जो यहाँ से हमको पास कोल्ड वाटर बन गया ना डीप सी का, यानी कि कूलिंग ग्रीन हाउसिंग इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है, एसी सिस्टम्स में यूज किया जाता है। तो ये इसके एप्लीकेशन हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस क्या हैं ओटीईसी की। पहला, इसकी लो थर्मल एफिशिएंसी होती है। दूसरा, कैपिटल कॉस्ट जो होती है यानी कि जो उसको लगाने की जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है। तीसरा, इसका मेंटेनेंस डिफिकल्ट हो जाता है, बार बार कोरोजन लग रहा है तो मेंटेनेंस डिफिकल्ट हो जाएगा ना। चौथा, कंस्ट्रक्शन जो होता है फ्लोटिंग प्लांट्स का वो डिफिकल्ट है। पांचवा, कंपोनेंट लाइफ जो होती है इसके अंदर शॉर्ट होती है बिकॉज ऑफ कोरोजन, यानी कि जो मेटल के कंपोनेंट्स इसके अंदर लग रहे होते हैं इस प्लांट के अंदर उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि वो मैराइन वाटर से रिएक्ट कर देते हैं और कोरोजन लग जाती है उनके अंदर। अब हम बात करते हैं वेव एनर्जी क्या होती है और टाइडल वेव एनर्जी क्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो वेव एनर्जी क्या है, वेव एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि हमको विंड एनर्जी से मिलती है। और विंड एनर्जी कैसे बनती है, विंड एनर्जी इज डेराइव्ड फ्रॉम सोलर एनर्जी। तो सन की वजह से विंड एनर्जी होती है और विंड एनर्जी की मदद से वेव एनर्जी बनती है। बात करते हैं वेव एनर्जी की। तो टाइड्स आर जनरेटेड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। वेव एनर्जी क्या है, नदी में यानी कि समुद्र में जो लहरें आती हैं उनको वेव्स बोला जाता है, जो कि क्यों आते हैं, हवा की वजह से आते हैं वेव्स। ठीक है, तो टाइड्स जो होती हैं जो ओशन में जनरेट होती हैं वो दो कारणों से जनरेट होती हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है सन का उसकी वजह से, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स मून की वजह से। दूसरा पॉइंट यह है कि ओशन टाइड जो होती हैं उनके अंदर पीरियोडिक राइज होता है और पीरियोडिक फॉल होता है ओशन का। एंड वाटर लेवल ऑकरिंग ट्वाइस इन ईच लूनर डे। हर लूनर डे में क्या हो रहा होता है कि लहरें ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी आती हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है वेव एनर्जी का। ठीक है, अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है हमारे पास वेव एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम का। पहला पॉइंट देखिए, ओशियन वेव्स आर क्रिएटेड बाय विंड इंटरेक्शन विद द ओशियन सरफेस एंड आर इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ यूटिलाइजिंग द solar energy because the wind is created by the pressure difference in earth atmosphere due to unequal solar heating। तो क्या होता है कि सबसे पहले भाई ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, अर्थ एटमॉस्फेयर है, इसमें सोलर हीट आई जिसकी वजह से कहीं तो बहुत ज़्यादा आ रही है कहीं पे बहुत कम आ रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे ज़्यादा आ रही है तो यहाँ पे हीट हो गया, यहाँ पे कम है तो ये थोड़ा कोल्ड एरिया है। तो अब क्या होगा, ये हवा बहेगी इस तरफ, कोल्ड रीजन की तरफ बहेगी हवा, गर्म हवा। इसके बाद क्या होगा, मीन्स इन दोनों के बीच में हवा बहेगी, कोल्ड और हॉट के बीच में, तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, हवा बही, वो हवा क्या ओशियन सरफेस के साथ क्या हुई, इंटरेक्ट हुई और उसने वेव्स बना दी। तो ये ओशन वेव्स ऐसे क्रिएट होती हैं, ठीक। तो जो ये ओशन वेव्स की जो एनर्जी है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो द एनर्जी ट्रांसफर टू वाटर बाय विंड इज काइनेटिक। तो जो एनर्जी विंड से वाटर की तरफ आ रही होती है वो काइनेटिक आ रही होती है, क्योंकि बाय विंड की तो स्पीड जो बहुत हाई है और काइनेटिक स्पीड से आ रही है वो। तो क्या होगा, तो जो ये एनर्जी ट्रांसफर हुआ है विंड से वाटर का, उससे एक ओशियन वेव एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ पीरियोडिक टू एंड फ्रो अप एंड डाउन मोशन ऑफ वाटर पार्टिकल्स इन फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, जिसकी वजह से क्या होता है, टू एंड फ्रो इस तरीके से लहरें बन जाती हैं। देखा है ना आपने, समुद्रों में लहरें आती रहती हैं। तो क्या होता है, ये किस वजह से आ रही हैं, ये हवा की वजह से आ रही हैं। बार बार जो हवा आ रही है टकरा रही है, इसकी वजह से लहरें बन रही हैं, फिर हवा चली जा रही है, फिर आ रही है, उसकी वजह से लहरें बन जाती हैं। और इसी पावर को हम यूज कर सकते, क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। एंड आर यूज टू डू फ्रॉम पास्ट 30 ईयर्स, और ये सब कुछ पिछले 30 सालों से हम करते आ रहे हैं कि हम ओशन थर्मल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, यानी कि सॉरी ओशन थर्मल एनर्जी नहीं, जो हमारे पास विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम है, वेव एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम है, उसका यूज कर रहे हैं, वेव एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम का। यानी कि हम ओशियन वेव से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं पिछले 30 साल से। समझ में आएगा कि ओशन वेव्स कैसे बनती हैं, ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल और कंपोनेंट्स क्या होते हैं टाइडल पावर प्लांट्स के। तो इस ओशियन की जो एनर्जी है, यानी कि जो इस वेव्स की जो एनर्जी है, उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं हम टाइडल पावर प्लांट्स की मदद से। तो टाइडल पावर प्लांट्स का प्रिंसिपल क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या है, उनको हम पढ़ेंगे। तो टाइडल पावर प्लांट्स का प्रिंसिपल है कि टू यूटिलाइज टाइडल एनर्जी, वाटर मस्ट बी ट्रैप्ड एट हाई टाइड behind a dam or barrage and then made to drive turbine as it returns to sea during low tide। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा सी लेवल है, यहाँ पे हमने एक डैम बना दिया। तो जब हाई टाइड आई तो सी लेवल से पानी इस डैम में चला गया, ठीक है, और यहाँ पे हमने कहीं टरबाइन लगा हुआ होता है। तो जब यहाँ से यहाँ पे गया, जब हाई टाइड में जो समुद्र का पानी है वो डैम के अंदर गया तो टरबाइन घूमा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। उसके बाद जब लो टाइड हुई, समुद्र का लेवल कम हुआ, तो ये जो हाई लेवल का पानी है वो लो लेवल पे चला गया, वापस समुद्र में चला गया, तो दोबारा से टरबाइन घूमा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर, बैरेज यूज होता है, टरबाइन यूज होता है, बेसिन यूज होता है और स्लूज गेट यूज होता है। तो बैरेज क्या होता है, बैरेज होता है डैम ऑफ लो हेड एंड शुड हैव फॉलोइंग फीचर्स। ये बैरेज क्या होता है, एक लो हेड का डैम होता है जिसके अंदर ये फीचर्स होते हैं, मींस ये लेस स्लोपी होता है ओशन की तरफ और बैरेज की साइड में। दूसरा, ये शॉक लोड जो होते हैं टाइड्स के और वेव्स के, उनको भी विदस्टैंड कर सकता है। ऐसा बैरेज बनाना चाहिए जिसके अंदर पूरा का पूरा पानी स्टोर हो सके। दूसरा है हमारे पास, दूसरा हमारे पास स्लूज गेट्स। तो ये गेट्स होते हैं जो कि पानी से ओपन हो जाते हैं जब पानी हाई टाइड में ऊपर जाता है और लो टाइड में नीचे आता है, ठीक। हमारे पास बेसिन होता है, बेसिन क्या होता है, वो वाटर कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। और बेसिन भी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल बेसिन सिस्टम होता है और एक डबल बेसिन सिस्टम होता है। अब इनकी वर्किंग देखते हैं। सिंगल बेसिन सिस्टम में क्या होता है, सिंगल बेसिन में एक ही बेसिन होता है हमारे पास, ठीक है, जहाँ पे हम ये पानी को कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास ये डैम है, बेसिन का डैम। तो हमने एक डैम बना दिया यहाँ पे, ठीक है जी। ये हमारे पास ओशियन है, हाई टाइड आई तो पानी कनेक्ट हो गया बेसिन के अंदर जाके, और यहाँ पे जो टरबाइन लगा हुआ वो घूम गया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। उसके बाद जब लो टाइड आई तो वो पानी वापस चला गया कहाँ पे, ओशन के अंदर, दोबारा से टरबाइन घूम गया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। ये सिंगल बेसिन सिस्टम का वर्किंग जनरेशन है। इसके अंदर पावर जनरेशन जो होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता, ये इसका ड्रॉबैक है। दूसरा है डबल बेसिन सिस्टम। डबल बेसिन सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर दो बेसिन होते हैं, एक अपर बेसिन होता है, एक लोअर बेसिन होता है, ठीक है। तो वाटर लेवल इन अपर बेसिन इज मैक्सिमम ड्यूरिंग हाई टाइड। तो अपर बेसिन जो है उसमें पानी आता है हाई टाइड के दौरान और इसमें पानी पूरा बढ़ जाता है, ठीक है। और इनलेट स्लूज जो है, इसके अंदर जो इनलेट स्लूज है उसको क्लोज किया जाता है हाई टाइड के दौरान, जब पानी इसमें आ गया तो उसके बाद ही क्लोज हो जाता है।
और टरबाइन घूम जाता है, ठीक है। एंड वाटर कीप्स ऑन राइजिंग ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ वाटर बाय टरबाइन एंड व्हेन द वाटर लेवल इज लो इन लोअर बेसिन रिवर्स हैपेंस एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस कंटिन्यूअस पावर। इसमें क्या होता है भाई, आप समझिएगा। जब वाटर लेवल ज्यादा हो जाता है अपर बेसिन में हाई टाइड के दौरान, तो लेवल जो होता है पानी का वो राइज होता रहता है, राइज होता रहता है, राइज होता रहता है। और जो जब ये राइज होता है टरबाइन घूमता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो डिस्चार्ज होता है किसमें, लोअर बेसिन में। उसकी वजह से दोबारा टरबाइन घूम जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये प्रोसेस कब तक चलता है, कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहता है और इसे एक कंटिन्यूस पावर सप्लाई बन सकती है, क्योंकि इसके अंदर हम दो बेसिन का यूज कर रहे हैं इस सिस्टम के अंदर। तो वर्किंग क्या है, वर्किंग आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बाकी नोट्स तो प्रोवाइड कर ही दूंगा मैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसका एडवांटेज क्या है, इसका जो हमारा डबल बेसिन है इसमें कंटिन्यूस पावर सप्लाई है। सिंगल बेसिन में डिसएडवांटेज क्या था कि उसमें पावर सप्लाई कंटिन्यूस नहीं थी यार। एडवांटेजेस ऑफ टाइडल पावर प्लांट्स, पहला प्रोटेक्शन ऑफ कोस्ट लाइन अगेंस्ट डैमेज। ये कोस्ट लाइन जो होती है उसको प्रिवेंट करता है डैमेज से, प्रोटेक्ट करता है। इनऑक्सिस्टेबल होते हैं ये। दूसरा, चेंजिंग नेचर से अफेक्ट नहीं होते हैं। चौथा, पॉल्यूशन फ्री होते हैं। इनके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि जब हम टाइडल पावर प्लांट लगाते हैं तो उसकी इनिशियल कैपिटल कॉस्ट जो होगी वो हाई होगी। दूसरा, सी वाटर कोरोसिव होता है, जिसकी वजह से मेटल्स यानी कि कंपोनेंट जो होते हैं टाइडल पावर प्लांट के वो बार बार बेकार हो जाते हैं। तीसरा, मैरीन लाइफ इफेक्ट हो जाती है, ये तो बता ही दिया था। चौथा, सेडिमेंटेशन हो जाता है बेसिन में, यानी कि जब सी का पानी यानी समुद्र का पानी बेसिन में जाता है तो उसके साथ कुछ पार्टिकल्स भी चले जाते हैं ना, छोटे छोटे रॉक्स भी चले जाते हैं, तो उसके क्या होता है वो जम जाते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, जिस वजह से सेडिमेंटेशन हो जाता है और इसको रिमूव करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये डिसएडवांटेज है। हम बात करते हैं रिसाइकल क्या होता है, रिसाइकलिंग क्या होती है। तो एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम ऐसे मटेरियल्स को कलेक्ट करते हैं, रिसाइकेबल मटेरियल्स को कलेक्ट करते हैं जिनको हम बाद में क्या कर सकते हैं, सॉर्ट करके यूज कर सकते हैं रॉ मटेरियल्स की तरह आफ्टर पैलेटाइजिंग। रिसाइकलिंग क्या है, बहुत इजी कंसेप्ट है, आपको पता ही होगा कि ऐसे जैसे प्लास्टिक हो गई, इसको हम जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको उठा लेंगे, उसके बाद उसको फैक्ट्रीज में भेजेंगे जहाँ पे उसको दोबारा से न्यू कर दिया जाता है जिसको पब्लिक यूज कर सकती है। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे वाटर रिसाइकलिंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो वाटर रिसाइकलिंग मैनेजमेंट सिस्टम एक पार्ट है एनर्जी कन्वर्जन का, जिसमें ये वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है उसका प्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वाटर रिसाइकलिंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन एंड इट प्रोड्यूस एंड प्लेज अ मेजर रोल इन वेस्ट मैनेजमेंट। ये वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत मेजर रोल प्रोड्यूस क्या करता है, प्ले करता है। तो वाटर रिसाइकलिंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि जो गंदा पानी है उसको हम रिसाइकल करके अच्छा पानी बना देते हैं। गंदा मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, उसको हम प्योर बना देते हैं, ये चीज़ है। स्टेप्स कौन कौन से यूज होते हैं इसके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट में, कि सबसे पहले हम ऑल्टरनेट वेस्ट रिसाइकलिंग मेथड्स को फाइंड आउट करें। दूसरा, लिस्ट करें स्टेप्स का जो कि इस प्रोसेस को कर सकते हैं। इकोनॉमिकल एनालिसिस करें रिसाइकल प्रोसेस की, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि फाइंड आउट वेरियस ऑल्टरनेट वेस्ट रिसाइकलिंग मेथड्स। वेस्ट मैनेजर हम करने चलते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वेस्ट रिसाइकलिंग मेथड्स हैं। दूसरा, कि कौन कौन से स्टेप्स लगेंगे, क्या क्या प्रोसेस होगा और क्या 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 इकोनॉमिकल एनालिसिस यानी कि पैसा कितना लग जाएगा इस सब में वेस्ट मैनेजमेंट की। सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं। दूसरा, हजार्डस वेस्ट जो होता है इसके अंदर, भाई वेस्ट तो बहुत तरीके का आता है, उसके अंदर अच्छी चीज़ें भी हैं, केमिकल चीज़ें भी हैं, हार्मफुल चीज़ें भी हैं। तो जो हजार्डस वेस्ट होता है जिसकी वजह से कुछ बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन आ सकती है एनवायरनमेंट में, उसको हम डिस्पोज करते हैं केयरफुली लैंडफिल्स में। तीसरा, बायोडिग्रेडेबल गैस जो होती है उसको हम कंपोस्टिंग के लिए दे देते हैं। चौथा, मटेरियल जैसे कि गिलास प्लास्टिक हो गई, इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, मतलब छटाई होती है। पांचवा, वुड और एग्रीकल्चर रेसिड्यूज जो होती हैं उनको हम बायोमेस की प्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं कि हमारे पास इतना सारा कूड़ा आ गया, मान के चलो, ठीक है। इसमें कुछ कूड़ा ऐसा भी होगा जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, कुछ ऐसा होगा जैसे कि प्लास्टिक की बोतल्स हो गई या नॉन डिग्रेडेबल चीज़ें हैं, कुछ डिग्रेडेबल चीज़ें होंगी, कुछ हजार्डस वेस्ट यानी कि केमिकल चीज़ें होंगी। तो हजार्डस वेस्ट जो कि केमिकली चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए गंदी है, तो उनको हम लैंडफिल्स में डाल देते हैं छटाई करके। उसके बाद जो हमारे पास प्लास्टिक वगैरह है उसको हम रिसाइकल कर देते हैं और यूज़ करते हैं फिर।
बाकी जो हमारे पास वुड वगैरह होता है उसका क्या करते हैं हम, उसको हम बायोमास की तरह यूज़ करते हैं और उससे एनर्जी बना लेते हैं। और जो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल गैस हैं उनको हम कंपोस्टिंग में दे देते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के लिए क्या बन जाता है, खाद बन जाता है। तो ये पूरा का पूरा ये यूनिट थी। अगर आपको यूनिट पसंद आई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।